करें स्टार्ट, अल्फाबेट एंड नंबर रैंकिंग। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है आपके, अल्फाबेट्स और नंबर रैंकिंग में। पहले हम अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पर हमें आपके जो 26 लेटर्स इंग्लिश में जो अल्फाबेट से ए से लेकर जेड तक, उनमें हमको उन लेटर्स की पोजीशन के बारे में समझना रहता है। ठीक है, तो रैंकिंग का मतलब होता है कि उनकी पोजीशन। ठीक है, कौन सा लेटर किसके लेफ्ट में कितनी पोजीशन पे कौन सा लेटर है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन रहेंगे, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इस एक्सरसाइज में अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट रैंकिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लायक। आप अगर इसके क्वेश्चंस रैंडमली अगर आपके पास एग्जाम में आते हैं, आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट एक जनरल आइडिया जो होता है उसके लिए अपन बेसिकली इसके कुछ 3 से 4 में आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आप करोगे, फिर उसके बेसिस पे आप अल्फाबेट रैंकिंग के सारे क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले अपन एक एग्जांपल समझते हैं, फिर अपन उसका सीक्वेंस भी समझेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो एक पहला एग्जांपल है, विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब ए से लेकर जेड तक। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बोला है कि विच लेटर विल बी 9th ऑफ द टू द राइट साइड ऑफ द 18 लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम यहाँ पर जो पूछा गया है वो हमसे पूछा है 9th लेटर। कौन सा लेटर पूछा है? 9th लेटर की पोजीशन पूछी है, लेकिन 9th लेटर को किससे कंपेयर करना है आपको? 18th लेटर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जो बाद में जो दे रखा है ना, वहां से हमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये अल्फाबेट्स लिखे आपने ए से लेकर जेड तक, राइट साइड जेड वाली, यहां से आप सबसे पहले 18th लेटर आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां पर जो 18 लेटर है वो आपका क्या है? ठीक है, आप वापस इसको एक बार देखिए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 लेटर यहां पर आइए, क्या पूछा है? 9th टू द राइट साइड ऑफ। तो इस 18 लेटर के राइट साइड का आपने को 9th लेटर देखना है क्या है। ठीक है, तो यहां से 9 लेटर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर यहां पे क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा उन्होंने? ए से लेकर जेड तक सारे के सारे हमने अल्फाबेट्स लिख लिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब आपसे लेटर पूछा है, पोजीशन पूछी आपसे कि विच लेटर में भी 9th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर। तो हमको जो पूछा है वो 9 लेटर पूछा, बट ये किसके राइट में? 18 लेटर के राइट में है। बट ये 18 लेटर कौन सा वाला? अगर हम इसके इंग्लिश अल्फाबेट के राइट से काउंट करें तो इंग्लिश अल्फाबेट का राइट साइड ये है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहां से पहले आप क्या करोगे? 18 लेटर काउंट करो, तो 18 लेटर आपका आ जाएगा आई। अपन इसको मार्क कर दिया। अब क्या पूछा है? 9th टू द राइट ऑफ दिस, इसके राइट का 9th लेटर, तो इसके राइट का जो 9th लेटर है वो क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या होता है ना, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था अल्फाबेट्स। इसमें वो क्या करते हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स है अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दें फिर वो पूछ सकते हैं। तो आपको पहले इसको पूरा क्या करना पड़ेगा? रिवर्स में लिखना पड़ेगा, जेड से स्टार्ट करके ए तक। वो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स के फर्स्ट हाफ लेटर्स को हम रिवर्स कर दें, फर्स्ट हाफ कहां तक आएंगे? ए से लेकर एम तक है, और सेकंड हाफ एन से लेकर कहां तक है? जेड तक है। तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि शुरू के जो आधे लेटर है मतलब ए से लेकर एम तक के, अगर हम उनको रिवर्स कर दें, इसका मतलब है एन से जेड तक एज इट इज रहेंगे। या फिर सेकेंड हाफ का आप रिवर्स कर दो, मतलब फर्स्ट हाफ वैसे लेकर ए से लेकर एम तक तो वैसे लिखोगे, लेकिन एम के बाद एन ना लिखते हुए आपको जेड से उसको रिवर्स करके चलना है, तो भी आपसे ये पोजीशंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहां पर सेकेंड देखो, विच लेटर शुड बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th letter from the right if the second half of the English alphabet is reversed। यहां पे बोल दिया उन्होंने, क्या पूछा है वो तो अपन समझते बाद में, बट कंडीशन पहले देखते अपन कि रिक्वायर्ड क्या है। उन्होंने क्या बोला है
कि आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो सेकेंड हाफ वाले जो अल्फाबेट्स है उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, एम तक तो वैसा का वैसे ही चला, ये सी है ना, एम तक तो वैसा का वैसे चला, फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है, मतलब जेड से लेकर एन तक आपको चलना है। वैसे तो यहाँ पे एम के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन ओ पी क्यू ऐसा, बट उसको रिवर्स करना है तो मैंने वो जेड से लेकर इसको एन तक कर दिया। तो ये मेरी पूरी की पूरी एक सीरीज बन गई। अब जो पूछा वो समझते हैं। फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर, तो पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, 12th लेटर। कहां से, फ्रॉम द राइट। तो इस राइट से अपन 12th लेटर अपन पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर क्या आया मेरा, वाई। अब विच लेटर शुड बी 4 टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट का फोर्थ, तो 1 2 3 4, वो क्या है आपका के। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, आ गया समझ में, इजी है, सिंपल। चलो अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज में इसके शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन से एक बार आप ट्राई कर लो। फर्स्ट और सेकंड सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर उसके बाद बाकी का घर पे करना वाला इसी टाइप का। चलो क्या रहा है, फर्स्ट का आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सभी का आ गया ये बी। सेकंड वाले का मतलब ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन 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 बी। थर्ड वाले का ऑप्शन सी, एच आएगा, सी मतलब एच आ रहा है, बताओ एक बार, एच आएगा। चलो देखो एक बार आप इसको सॉल्व करके, ये वाला बताना है। अच्छा तो इसको करो ना, फर्स्ट हाफ को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं यहां पर, तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये वाला होगा, यहां से देख के लिख लेते अपन, एम एल के जे आई एच, एच के बाद जी एफ ई डी सी बी ए, ये तो होगा फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ तो एज इट लिखना है, एन से लेकर फिर उसके आगे सेम उसी लाइन में लिखना है, ये याद रखना, इसको सेकंड लाइन में मत डाल देना। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये मैंने पूरा पूरा इसका सीक्वेंस बना दिया। क्या बोला आपसे, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट। तो पहले तो अपन 9th लेटर लेफ्ट से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर क्या आ रहा है, ई। और 10 लेटर राइट से देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर क्या आ रहा है, क्यू। आपसे बोला इनके एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर है, तो यहां से करो, ये 1 2 3 यहां से ही हटा दो, 1 2 3 यहां से हटा दो, एक ही लेटर बच रहा है यहां पर, वो कौन सा है, ए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखो फोर्थ वाला क्या है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय 6। यहां पर इस पूरी की पूरी सीरीज में ऐसे कितने 9 है जिनके जस्ट पहले, इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब जस्ट उसके पहले कौन सा नंबर है, एंड फॉलोड बाय मतलब उसके बाद, 9 के बाद, देखो 9 जो है वो सेंटर में होना चाहिए, उसके पहले 3 होगा और उसके आगे वाले पे क्या होगा, मतलब आपकी सीरीज क्या हो गई 3 9 6। चाहो तो आप यहां पर अलग से लिख लोगे, मेरी सीरीज हो गई 3 9 6 वाली, यहां से ढूंढो, ये रहा 3 9 6 मिली, फिर ये 3 9 3 नहीं है, ये 3 9 3 नहीं है, 3 9 6 की एक और मिल गई, मिली, फिर 3 3 3 9 5 और देखे तो ये 3 9 6 की हो गई। कितनी सीरीज आ गई, 3 सीरीज है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लिख, फिफ्थ वाले बताता हूं,
इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, फिफ्थ वाला है, हाउ मेनी एट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर विच डज नॉट डिवाइडेड बट फॉलोड बाय नंबर विच डिवाइडेड। तो यहां पर इस सीरीज में कितने 8 है जिसके पहले वाला नंबर जो है वो उससे डिवाइड नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वाला नंबर उससे डिवाइड होता है। तो देखिए यहां पर ये 8 है, 8 के पहला नंबर डिवाइड हो रहा है, 8/2 होता है डिवाइड, तो ये वाला अपने को लेना नहीं है, बाद वाला भी हो रहा है, पहले वाला भी हो रहा है, हमें क्या लेना है, पहले वाला नहीं होता है और बाद वाला होता है। तो फिर देखिए यहां पर एक 8 ये आ गया, 8 के पहले क्या है, एक ये भी था, 8 के पहले 3 ये नहीं होता, 8 के बाद वाला भी नहीं हो रहा 5, बट यहाँ पे देखिए 8 के पहले 5 नहीं हो रहा है, बट 8 के बाद 8 है वो हो रहा है डिवाइड, तो एक तो आपका ये वाला मिल गया आपको। फिर ये 8 के पहले 2 है और बाद में 2 है वो भी हो रहा है, उसको तो दोनों हो रहे हैं नहीं करते, बट ये देखो 8 के पहले 3 है तो 384 ये दूसरा हो गया, फिर 583 नहीं होगा लेकिन 382 ये तीसरा हो जाएगा आपका। तो ऐसे कितने नंबर से आपके पास, ऐसे कितने 8 से, 3 8 से जिसके पहले वाला नंबर उससे डिवाइड नहीं होता लेकिन बाद वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सच ऑड नंबर, सबसे पहले चीज तो ऑड नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, देन फॉलोड बाय ऑड नंबर एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर। मतलब आपको एक ऑड नंबर ढूंढना है जो 3 या 5 से डिविजिबल होगा, उसके आगे नंबर भी एक ऑड नंबर होना चाहिए और फिर उसके आगे नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यहां पर देखें अपन, सबसे पहले तो ऑड नंबर 19 है, 12 तो इवन नंबर है, 19 ऑड नंबर है बट नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 है, छोड़ दो। अगेन 21 डिविजिबल बाय 3 है, इसके आगे क्या होना चाहिए, ऑड है, बट इसके आगे कौन सा होना चाहिए, इवन नहीं है। चलो 3 अगेन डिविजिबल बाय 3 है, इसके आगे ऑड नंबर है और इसके आगे इवन, तो ये एक पेयर तो ये मिल गया मुझको, ठीक है। 25 डिविजिबल बाय 5 है बट इसके आगे इवन है, होना क्या चाहिए था, ऑड, ये तो इवन नंबर है, छोड़ो। 35 डिविजिबल बाय 5 है, इसके आगे वाला ऑड नंबर है क्या, नहीं है, छोड़ो, ये ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं, ये ऑड है। ये डिविजिबल बाय 3 है, इसके आगे ऑड है और उसके आगे एक ये मिल गया। 45 डिविजिबल बाय 5 है बट इसके आगे इवन है, छोड़ दो, ये इवन है। 47 डिविजिबल 3 से है क्या, नहीं है, 5 से भी नहीं है। 48 इवन है। 9 अगेन ऑड नंबर है बट 9 के बाद, सॉरी 9 ऑड नंबर है, डिविजिबल बाय 3 है बट इसके आगे अगेन इवन नंबर है, नहीं हो सकता। 50 इवन है, 52 इवन है, 54 इवन, 55, बस हो ही गया, खत्म। तो आपके ऐसे कितने पेयर है, 2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सीक्वेंशियल which have as many letters between them from both sides as are in the alphabets। सीक्वेंशियल जो ये वर्ड है इसमें ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स है, ठीक है, जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है, मतलब उनका डिफरेंस उतना ही है जितना कि एक्चुअल अल्फाबेट में, मतलब ए से लेकर जेड तक वाले जो अल्फाबेट्स है उनके बीच में। मतलब अल्फाबेट्स में अगर 2 लेटर है ए और ई, तो ए और ई के बीच में कितने लेटर्स आ रहे, बी सी और डी, 3 लेटर्स आ रहे। तो ऐसा कोई वर्ड होगा जिसमें ए और ई के बीच में कोई 3 ही लेटर आ रहे हो और वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो वो एक पेयर बन जाएगा आपका कि एक आपके पास एक वर्ड दे रखा है उसमें ए और ई के बीच में अगर मान लो कि 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो वैसा का वैसा अल्फाबेट में भी है कि ए और ई के बीच में कितना है, 3 लेटर्स है, तो ये एक पेयर हो गया। तो आपको बताना है कि सीक्वेंशियल के अंदर ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स आएंगे जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है जितने की एक्चुअल अल्फाबेट्स में है उनके बीच में, फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब आपको एक बार इसको आगे से चल के देखना पड़ेगा, एक बार आपको पीछे से भी। अब अगर बोथ साइड नहीं भी लिखा है एग्जाम में तो भी बोथ साइड ही करना है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं इसको। हमें क्या करना है, हमें एस से स्टार्ट करना है और एस के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है वो अपने को मन में बोलना है, ठीक है। आगे तक बोलते जाना है, कहां तक बोलना है अपने को, जेड तक, जहां तक कि अपन जा सकते हैं ना। अब चलो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ मिला क्या आपको लेटर, कॉमन लेटर
नहीं मिला, मतलब एस से तो कोई आपका पेयर नहीं बन रहा है। ई से, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम, ये भी नहीं बन रहा। क्यू के बाद आर एस पी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्यू से भी नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है ना। यू, यू के बाद वी नहीं, ई के बाद एफ, यह भी नहीं बन रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा। पी के बाद आई के बाद जे के, ए के बाद एक भी नहीं बन रहा अपना। हार नहीं माननी है, वापस अपने को रिवर्स में भी जाना है, ठीक है। अब चलो एल के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं हो रहा। ए के बाद बी सी डी ई, मिला एक, इधर लिख दो आप साइड में एक, है ना। फिर से देखते हैं, ए के बाद बी सी डी ई, आगे बढ़ो एफ जी एच आई, दूसरा नहीं मिला। उसी कंटिन्यूएशन में आगे चल के देखो, हो सकता है एक और मिल जाए, नहीं है। आई के बाद जे, नहीं है। फिर क्या आएगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं है। एन के बाद ओ पी क्यू, एक और मिला, मिला, वापस से देखो, एन के बाद ओ पी क्यू आर, एक और मिल गया, उसी से ही दो मिल गए, है। फिर ई के बाद एफ जी एच आई, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, क्यू के बाद क्यू आर एस, एक और मिल गया, क्यू के बाद आर और एस वाला एक और मिल गया। तो ऐसे कितने पेयर हो गए, चार सीक्वेंशियल वर्ड के अंदर चार ऐसे पेयर है जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है जितने की अल्फाबेट में है। तो आपका यहां पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, सीक्वेंशियल वाले का 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो आप लोग। डी के बाद क्या होगा, ई एफ जी एच आई, नहीं है। ए के बाद बी, ए के बाद बी सी डी ई, दो हो गए। बी के बाद सी डी ई, ये भी हो गया। फिर बी के बाद यह आएगा, ये रिवर्स में चलो, ई के बाद एफ जी एच आई जे, मेरे ख्याल से रिवर्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक और है, कौन सा, बी सी डी, रिवर्स में यहां से आएगा बी सी डी, एक और आएगा। तो आपके पास ये कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 4 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फाबेट रैंकिंग में आपने एक डिक्शनरी वाले कुछ क्वेश्चन देखे अल्फाबेट्स वाले, और साथ में वो रिवर्स ऑर्डर में उनकी पोजीशन वाले थे। नंबर रैंकिंग में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, और इस 20 स्टूडेंट मिस्टर ए जो है उसकी टॉप से जो रैंक है वो 5th है। तो आपसे पूछेंगे कि उसकी रैंक बॉटम से कितनी होगी, मतलब उसकी रैंकिंग की पोजीशन, उसकी खुद की पोजीशन क्या है रैंक वाइज, वो पूछी जाती है। एक पर्सन के ही पूछ सकते हैं, 2 पर्सन है, या ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि यार ए जो है उसकी पोजीशन लेफ्ट से जो है वो 24th है, ठीक है, और राइट से जो है उसकी पोजीशन जो है वो 15 है। तो आपको ये बताना है कि इस रो में कितने स्टूडेंट्स है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हमारा नंबर रैंकिंग वाले पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग सिचुएशन बनती है। अब एक पर्सन है, उसकी रैंक पूछेंगे, 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 पर्सन के बीच में 4-5 लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग 4-5 सिचुएशन बनती है। तो पहले अपन क्या करते हैं, वो अलग अलग केसेस को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे एनालिटिकली, या अगर किसी चीज का अगर फॉर्मूला अपने पास था, उसका फॉर्मूला भी समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे, ऊपर हेडिंग दे दो नंबर रैंकिंग टाइप 1। when information of
only one person is given. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. In a row of students, position of A from left is 33rd, position of A from the left is 33, and position of A from the right side is 27. Find the total number of students in the row. Find the total number of students in the row. अब देखें यहां पर लेफ्ट और ये राइट. एक पर्सन की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको कि ए की पोजीशन जो है लेफ्ट से कौन सी 33rd है. मान लो कि यहां पर ए बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन कितनी है लेफ्ट से 33rd, मतलब इसके पहले यहां पर कितने स्टूडेंट्स होंगे 32, क्योंकि वो 33rd पोजीशन पर है. तो एक तो ये एक खुद हो गया, इसको मिला के 33 हो गए. और क्या बोला है कि पोजीशन ऑफ फ्रॉम द राइट साइड इज 27. राइट से इसकी पोजीशन क्या है 27. इसका मतलब कि 27 में एक तो खुद भी है, तो उसके अलावा यहां पर कितने लोग और होंगे 26. इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो अपने को पता पड़ जाएगा इस रो में कितने लोग हैं. कितने हैं, इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 59. ठीक है, क्लियर है. ये तो अपन ने डायग्राम बना के देखा एनालिटिकली कि लेफ्ट से राइट तक की पोजीशन अपन देख ली कि यहाँ पर लेफ्ट से ए की पोजीशन 33 है, इसका मतलब उसके पहले यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स होंगे. ये एक खुद है और ए की पोजीशन राइट से 27 है, जिसमें वो एक तो आ ही गया ऑलरेडी, तो इसके पहले कितने होंगे यहाँ पर और 26. इन तीनों को ऐड करोगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि इस रो में टोटल 59 स्टूडेंट्स है. 59 है ना, 32 + 1 + 26, वो ए को भी काउंट करोगे. ठीक है. दूसरा तरीका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक फॉर्मूला होता है यहां पर, वो होता है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1. आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए. ठीक है, तो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज वो पोजीशन ही लिखनी है अपने को. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, यहां पर लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी ए की 33, वही लिखना है आपको, 32 लिखना है. 33 प्लस राइट से कितनी है उसकी और -1. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 59. अब यहां पर देखो क्या हुआ, लॉजिकली समझते हैं. ये 33 में भी ए एडेड है ना, और 27 में भी वो एडेड है, तो एक उसको एक अपने को उसको कम करना पड़ेगा, तो ये -1 उसी चीज का है. यहाँ पे हमने उसको वैसे ही पहले ही बाहर कर दिया था, एक को अलग कर दिया. 33rd पोजीशन थी तो एक वो है, तो यहाँ पे 32 कर दिए. यहाँ से 27 है, एक तो वो है ही, यहाँ पे 26 कर दिया. यहाँ पर एनालिटिकली हमने सेपरेट कर ही दिया था, बट यहाँ पे उसकी पोजीशन 33 है, इसमें ए भी तो है, और लेफ्ट से राइट से 27 थे, इसमें भी ए है, तो ए दो बार नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक हमने क्या कर दिया था माइनस. तो ये फॉर्मूला है और ये उसका एनालिटिकल वाला पार्ट है. क्लियर है. एक क्वेश्चन लिखो जरा, जल्दी सॉल्व करना. इन a row of 36 students, position of A from the left side is 21st. Find the position of A. Find the position of A
from the right side of the row. From the right side of row. एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन गिवन है, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1. यहां पे क्या बोला है आपको, एक रो में टोटल 36 स्टूडेंट्स है, तो T कितना हो गया 36. बोला ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 21 प्लस राइट से नहीं पता माइनस 1, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 20 प्लस R, और 36 माइनस 20 इज इक्वल टू R, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16. ठीक है, डायग्राम से भी बताऊं कि यही चल जाएगा, याद रखोगे ना, नहीं तो मैं आपको वो वैसे भी बता सकता हूं जैसे हमने यहां पर ये वाला डायग्राम बनाया. वैसे एक और क्वेश्चन लिख लो. रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप. रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप and 26 from the bottom. How many students are there in a class? How many students are there in a class? थर्टी टू. सेम कंसेप्ट है, यहां पर आपके पास लेफ्ट और राइट है, वहां पर टॉप और बॉटम है, तो यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना. तो यहां पर क्या बोला, रोहन की रैंक 7th टॉप से, बॉटम से कितनी है 20 माइनस 1 करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाए, कितना हो जाएगा 32. ठीक है, सेम वही है. यहां पे कंफ्यूज मत होना कि ये टी कौन सा है वो टी कौन सा है, ये टॉप और बॉटम वाला टी और ये टोटल है. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले को चेंज करके यहां पर एन ही लिख दो. एन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेफ्ट और राइट. वहां पर भी टोटल नंबर स्टूडेंट्स टॉप और बॉटम, क्लास में रैंक्स होते हैं टॉप बॉटम होती है, राइट. रो में होंगे तो लेफ्ट और राइट होगा. क्लियर. सेकंड केस लिखते हैं अपन. सेकंड टाइप, when information of only one person is given, with some conditions. तो अगर एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ कंडीशन एडिशनली गिवन है तो हमारा टाइप नंबर 2 हो जाता है. इसका एक एग्जांपल लिख लो आप. in a row of students, in a row of students, position of A from left side of the row is 22, and there are 9 students after A in that row. And there are 9 students after A in that row.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है 22 है, मान लो यहां पर ए है, तो इसके यहां पर कितने स्टूडेंट्स होंगे 21, और ये एक, ये खुद हो गया। और क्या बोले इसके बाद में कितने लोग हो रहे 9 और है, इन सबको क्या करो ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स इस रो में 31। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन अ रो ऑफ 18 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 18 स्टूडेंट्स, position of A from the left side is 6. Find the number of students after A in that row. Find the number of students after A in that row. डायरेक्ट कर सकते हैं ना, एक रो में कितने स्टूडेंट्स है 18, इसमें ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 6, तो 6 तो वही हो गए टोटल मिला के, और उसके बाद और कितने होंगे, तो 18 में से 6 को माइनस कर दो तो बचे कितने 12, तो ए के आगे कितने लोग और होंगे 12 लोग होंगे। ठीक है, यहाँ तक सेकंड केस क्लियर है। चलो टाइप 3, when information of 2 persons is given, तो जब 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन, अभी तक एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन गिवन होती थी ना, अब यहां पर है अगर 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे। क्वेश्चन है, इन अ रो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट इज 18 एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड is 25th, is 25th. Find the total number of students in the row. ये मैं 4 ऑप्शन दे दिए इसके, ठीक है 41, क्योंकि किसी स्टूडेंट का 41 भी आया, 43 भी आया, 50 भी आया, और बाकी जो निकाल नहीं पाए वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड में डाल देना। अब अपन देखें, पहले समझते क्या क्वेश्चन बोला है। इन अ रो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट, तो अपन लेफ्ट और राइट साइड अपन बना लेते हैं इस तरह से, ये लेफ्ट है और ये राइट है। पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए रो कितनी है 18 है, मान लो कि यहां पर ए है, इसकी पोजीशन क्या है यहां पर 18 है, मतलब इसके पहले यहां पर कितने स्टूडेंट्स है 17, और ये 1 हो गया ए। और क्या बोला, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड इज 25, बी की पोजीशन यहां से कितनी है 25, मतलब यहां पर बी है तो इसके पहले कितने होंगे 24। अब मुझे एक बात बताओ कि यार ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या आपको, तो हम क्या मान ले कि ए और बी के बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, क्या सही रहेगा ये मानना, लॉजिकली रहेगा क्या, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। आप बोलोगे कि मान लेते ए और बी के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आपके मानने से थोड़ी होगा, आपको ये चीज पता ही नहीं है वहां पर, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए की जो पोजीशन 25th है वो ए को, बी की पोजीशन जो राइट से 25th है वो यहां पे कहीं पे आ जाए, बी ओवरलैप भी तो कर सकता है इसको, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है क्या, नहीं पता, तो हमें यहां पर ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, चाहे वो बी ओवरलैप हो रहा है यहां से या नहीं हो रहा है, अगर यहां पे भी है तो भी इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स है ये हमको नहीं पता, तो इसका आंसर हमेशा 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 क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
आया समझ में? क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड? क्योंकि हमें यहाँ पर एक तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालने हैं वो नहीं पता, और दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, प्लस क्या बी ए को ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी नहीं पता हमको। तो ये दो चीजें मिसिंग है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी प्लस ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। अगर ये दो चीजें मिसिंग है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। टाइप 4, when position of two person is given, with additional information। तो अगर दो पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, पोजीशन गिवन है दो पर्सन की, और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है जो कि इसके प्रीवियस वाले टाइप में गिवन नहीं थी, ठीक है। अब इस केस में अपन देखते हैं क्या होगा, एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिखो आप, इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30, Ritu is 10th from left, and Rohan is 15th from right. How many students are there between Ritu and Rohan? How many students are there between Ritu and Rohan? अब देखो यहां पर दो स्टूडेंट्स की पोजीशन पता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना, मैं इसको पहले तो एनालिटिकली बताता हूं। लेफ्ट और ये है राइट। रितु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, यहां लेफ्ट से रितु जो है वो 10th में, मान लो यहां पर है रितु, ये 10th में, मतलब इसके पहले कितने हैं? 9। और रोहन इज 15th फ्रॉम राइट, रोहन जो है 15th है राइट से, मान लो यहां पर है रोहन और वो 15 है, मतलब ये 15th पर है, इट मींस इसके पहले यहां पर कितने होंगे? 14, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि इनके बीच में यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, यही पूछा है, ये ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रितु एंड रोहन। अब देखो यहां पर कुछ केस ऐसा भी तो बन सकता था, यहां पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ओवरलैप वाली। दो कंडीशन थी ना हमारी, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वो ओवरलैप होगा कि नहीं। यहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है और हमसे पूछा है कि इनके बीच में कितने, बट हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं कि रोहन जो है वो रितु को ओवरलैप करके यहाँ पे आएगा या वहीं पे रहेगा। तो इसकी कंडीशन है वो बस अपने को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला नहीं, यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि नॉन ओवरलैप कब होगा और ओवरलैप कब होगा, उसकी कंडीशन आपको लिखनी है। तो यहां पर लिख लो आप सबसे पहले तो, if total number of student is greater than L plus R, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है
वो वैल्यू इज ग्रेटर देन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड पोजीशन फ्रॉम आर, तो ये जो केस होगा, ये केस आपका होता है नॉन ओवरलैप। इसको मैं NOL लिख देता हूं शॉर्ट में, मतलब वो पर्सन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब ये जो केस मैंने ऊपर बनाया है ये वाला केस होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो लिख लो आप, N इज इक्वल टू L प्लस R प्लस मिड। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ वन स्टूडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड प्लस पोजीशन ऑफ वन स्टूडेंट फ्रॉम द राइट साइड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन बोथ द स्टूडेंट, उनके बीच में जो हमको निकालना है उसको हम बोलेंगे मिड, मतलब दोनों के बीच में। अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, क्या गिवन है, ये कितने गिवन है 30। एक की पोजीशन, ऋतु की पोजीशन कितनी दे रखी है आपको लेफ्ट से 10 और रोहन की पोजीशन राइट से कितनी है 15। ऑब्वियसली 30 इज ग्रेटर देन 25, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो ये केस नॉन ओवरलैप का बन गया। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लिखोगे 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस मिड, या फिर 30 इज इक्वल टू 25 प्लस मिड, और 30 माइनस 25 इज इक्वल टू मिड। आपसे यही पूछा था कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, तो मिड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इनके बीच में जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे 5। ठीक है, हाँ देखो यहीं पे एनालिटिकली बताए तो पॉसिबल कैसे नहीं होगा। हाँ 9 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहां पर x मान लो, प्लस ये रोहन प्लस 14, ये सब इज इक्वल टू कितना 30। कर लो आप, उनके बीच में मान लो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये जो केस था जहां पर n इज ग्रेटर देन l प्लस आर है, तो ये केस नॉन ओवरलैप का है। तो ओवरलैप का केस क्या होगा, जब n की वैल्यू l प्लस आर से कम होगी। एक क्वेश्चन वाला भी करते हैं, फिर उसका फॉर्मूला भी देखेंगे कि क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इन अ रो ऑफ 21 स्टूडेंट्स, in a row of 21 students, A is 13 from the left and B is 15 from the right. How many students are between them? How many students are between them? अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर कितने दे रखे हैं 21। पोजीशन ऑफ वन स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट कितनी दे रखी है, और सेकंड स्टूडेंट की पोजीशन राइट से कितनी दे रखी है 15। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा ये 28। इट मींस n इज लेस देन l प्लस आर हो गया ना यहां पर। तो ये केस कौन सा बन गया ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब जब ओवरलैप का केस होता है तो यहां पे फॉर्मूला लिख लो, n इज इक्वल टू n प्लस आर, l प्लस आर माइनस ब्रैकेट में लिख लो मिड प्लस 2।
ये इसलिए है एल लेफ्ट से पोजीशन 13 है, मान लो यहां पर है, क्या नाम है इसका स्टूडेंट का, ए। इसका मतलब है कि ये यहां पर, इसके पहले यहां पे कितने लोग हैं, 12। बी की पोजीशन राइट से कितनी है, 15 है, क्योंकि ओवरलैप का केस है, हमने पता पड़ गया। इसका मतलब है कि यहां पर कहीं पे बी आएगा। अब अगर यहां पर बी है तो इसकी यहां से पोजीशन 15 है, तो यहां पर एक तो यही आ गया, एक तो वह है, और एक ये भी ऐड हो गया, ये दो ऐड हो गए ना। तो ये जो दो लोग ऐड हो रहे वो तो अपने को यहां से माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस करना पड़ेगा साथ में, और इनके बीच में कितने वो नहीं पता, वो भी माइनस होंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन, इसमें से बी क्योंकि एक बार ऐड हो चुका है ऑलरेडी इधर आके, और एक बार ऐड भी हो चुका है, तो ये दो वो माइनस करने पड़ेंगे, और हमको इनके बीच के कैंडिडेट्स नहीं पता, वो भी माइनस होंगे, तब जाके तो ये जस्टिफाई होगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 21। तो इतना एनालिटिकली अपन बना नहीं सकते वहां पर, तो इसका आपको एक फॉर्मूला जो है ये वाला, यही आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्या आंसर आएगा, हमसे क्या पूछा है, कितने स्टूडेंट्स है, तो n हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 13 प्लस 15 माइनस, इसको क्या लिखोगे आप, मिड और माइनस 2 लिख सकते हैं ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। हाँ, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 21 इज इक्वल टू 15 प्लस 13 कितना, 28, 28 माइनस 2 कितना, 26 माइनस मिड, तो फिर मिड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन अ रो Ravi is 12th from left and Neha is 15th from right. If there are 5 students between them, find the total number of students in that row. इस क्वेश्चन में n गिवन नहीं है, तो ये केस किसका है, ओवरलैप या नॉन ओवरलैप, अभी हमको नहीं पता, तो हम ऑब्वियसली नॉन ओवरलैप से भी इसको निकाल सकते हैं और ओवरलैप से भी, इसका आंसर तो दोनों से आएंगे आपके। नॉन ओवरलैप में फॉर्मूला क्या था, L प्लस आर प्लस मिड, n इज इक्वल टू L प्लस आर प्लस मिड। तो ये कितना हो जाएगा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कितना दे रखा है, 12, राइट से कितनी है, 15, यही है क्या, है ना, और प्लस 5, आंसर कितना आएगा, 32। ओवरलैप में तो यही ना, L प्लस आर प्लस मिड है फॉर्मूला। हाँ, नॉन ओवरलैप का, अब ओवरलैप का बताऊंगा ना, नीचे लिखा है तो बताऊंगा वो भी। चलो, ओवरलैप में n का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस आर माइनस मिड प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 15 माइनस में मिड में कितने 5, और माइनस 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा। अब देखें यहां पर आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा, इधर 32 और 20, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आई बात, ठीक है, तो 32 भी हो सकता है और 20 भी आ सकता है आंसर, जो ऑप्शन में गिवन है आपको उस पर टिक करना है, पहली चीज। लेकिन जनरली अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं
तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो पूछेंगे फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेंगे तो कितना आएगा आंसर, और फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास तो कितना आएगा 20। तो ये क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये केस कौन सा हो जाएगा आपका, नॉन ओवरलैप का। आप आंसर टिक करोगे 32। और अगर आपसे बोलेंगे फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये केस ओवरलैप का हो जाएगा, और यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। कौन सी टाइप, 5 लिख लो। हेडिंग दे दो इंटरचेंज पोजीशन। इंटरचेंज पोजीशन इन अ रो, Deepak is 7th from the left. Deepak is 7th from the left and Monica is 12th from the right. If they interchange their position, if they interchange their position, Deepak becomes 22nd from the left. Deepak becomes 22nd from the left. Find the total number of students in the row. Find the total number of students in the row. अब देखो यहां पर पोजीशन उन्होंने आपस में एक दूसरे की बदल ली है ना। अपन बनाते हैं यहां पर एनालिटिकली सॉल्व करते हैं पहले तो आपस को लेफ्ट और राइट। यहां पे पहले बोला है आपसे दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। मान लो कि यहां पर अभी दीपक है, ये लेफ्ट से जो है ये पोजीशन ये कहां पर है, ये 7th पर है, और मोनिका इज 12th फ्रॉम द राइट। मान लो कि यहां पर मोनिका है और ये राइट से कौन सी पोजीशन पर है, 12th। ठीक है, ये ओवरलैप का केस नहीं है। क्यों नहीं है ओवरलैप का केस, क्योंकि जब ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो दीपक जो लेफ्ट से जो है 7th की जगह वो कहां पर जा रहा है, 22nd, तो 22nd आगे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओवरलैप का केस तो है नहीं। अब बोला कि जब ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे कौन आ जाएगा, और यहां पर तो वो क्या बोल रहे हैं कि दीपक की पोजीशन लेफ्ट से यहां से कितनी हो जाएगी, 22nd। ये बोला देखो क्वेश्चन में, इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो पूरी साइकिल कौन सी बन रही है, दीपक की बन रही है ना। दीपक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 22nd, और ये दीपक की पोजीशन राइट से कितनी है, 12। केस नंबर 1, n इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज करोगे अब। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दीपक की पोजीशन 1% वाली इंफॉर्मेशन था ना, अब हमने इसको 1% में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मोनिका की पोजीशन दीपक ने ले ली, और दीपक की पोजीशन आपको पता पड़ गई कि लेफ्ट से वो 22nd पर है और वो राइट से 12th पर है। तो 1% अगर लेफ्ट से 22nd पर है, राइट से 12 पर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 33। अब आपको कुछ नहीं करना है, घर पे आपको इसके जो क्वेश्चन है नंबर वाले देखो, 33 वाला है, विजय इज रैंक 14 इन अ क्लास ऑफ 43, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम।
ठीक है, जया रैंक 5th इन अ क्लास ऑफ 53, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो आपको ये रैंकिंग वाले जितने भी इसमें क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करने हैं। मैंने सारे केस लिखवा दिए, वो सारे केस में इसमें यहां पर आ जाएंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और अलग है इसलिए बोल रहा हूं, 37 वाला बहुत जनरल सा क्वेश्चन है लेकिन, है ना। 37 वाला देखो क्या है। सामंत रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15 बट बिफोर 18th of February, whereas his sister remembers that her brother's birthday is after 16 but before 19th of Feb. On which date in Feb is Samant's brother's birthday? तो अपने को ऐसा बोल समझना है कि सामंत का रिमेंबर कर उसके ब्रदर का बर्थडे कब है, 15 के बाद है, मतलब 16 को हो सकता है। सिक्सटीन को हो सकता है, 17 को हो सकता है, बट बिफोर 18 मतलब 16 17 ये दो ही डेट हो सकती है। इसके सिस्टर को क्या लगता है कि उसके ब्रदर का बर्थडे कब है, आफ्टर 16 बट बिफोर 19। 16 के बाद मतलब 17 और 18, 19 के पहले। दोनों में कॉमन क्या है, इसका मतलब है कि उसके ब्रदर का बर्थडे कब आएगा, 17 को आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आराम से घर पे बैठ के।